हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वाले चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही फेंग जुआन आगे बढ़ता है, पूरे हॉल में शोर होने लगता है, सब चिल्लाने लगते हैं। वो देखो, वो आ गया, अब फेंग जुआन की बारी है। पीछे खड़ा एल्डर उसको देखकर सोचता है, फेंग जुआन वही लड़का है जिसके इस साल ए ग्रेड टैलेंट पाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। उन्हीं के बीच खड़ा हमारा फेंग जुआन का छोटा भाई फेंग जेंग थोड़ा नर्वस और उदास चेहरे से अपने बड़े भाई को देखता है और मन में बोलता है, बड़े भाई। लेकिन हमारा फेंग जुआन कम्प्लीटली चिल्ड। वो हल्के से इविल स्माइल के साथ सोचता है, हाँ अब तो गेम और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है। वो जैसे ही फूलों के बीच अपना पहला कदम रखता है, उसे एक भारी प्रेशर महसूस होता है। उफ। वो ब्रीथ करते हुए समझाता है कि ये जबरदस्त प्रेशर इस फूल के समुंदर के नीचे छुपे स्प्रिंग झरने से आ रहा है। ये स्प्रिंग गू वॉर्म से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि जो भी इस फ्लावर बेड पर चलता है उस पर एक हैवी प्रेशर पड़ता है। जब ये प्रेशर एक इंसान के लिए अनब्रेकेबल होने लगता है, तब एक खास किस्म की गू वहां से आने लगती है और इन लाइट डॉट्स को कहा जाता है दी होप गू। फेंग युआन एक्सप्लेन करता है कि ये यहाँ चमकने वाला हर एक रोशनी का डॉट एक होप गू है और इनका कनेक्शन जुड़ता है दुनियादारी की सबसे पुरानी कहानी से, दी लेजेंड ऑफ रेंजू। यहाँ से एक एपिक बैक स्टोरी शुरू होती है। पुराने वक्त में जब धरती और आसमान अलग हुए थे, तब ये दुनिया एक सुनसान जमीन थी जहाँ बस जंगली जानवर घूमते थे। तब इस दुनिया में पहला इंसान आया जिसका नाम था रेंजू। जिंदा रहने के लिए उसे कच्चा मांस खाना पड़ता था और जानवरों का खून पीना पड़ता था। उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल थी और इतना ही नहीं, वहाँ एक ऐसी प्रजाति के जानवर भी थे जिसे डिस्पेयर मतलब निराशा कहा जाता था और वो रेंजू को खाना चाहते थे। रेंजू डर से कांपते हुए उन्हें भगाने की कोशिश करता है, दूर रहो, दूर हटो मुझसे। जब डिस्पेयर नाम के ये जानवर उस पर हमला करते हैं तो वो गिरते पड़ते चिल्ला उठता है, कोई मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी एक तेज आसमानी रोशनी आती है, उस जानवर को दूर फेंक देती है। रेंजो अपनी आंखें खोलकर हैरान से देखता है, ये क्या है। रोशनी से गू निकल आती है और बोलती है, ए इंसान, हमने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अगर तुम हमें अपनी पूरी जिंदगी लाइफ टाइम के बदले खाना और जगह दो तो हम तुम्हें हर मुसीबत से निकालने में मदद कर सकते हैं। रेंजो थोड़ा सोचता है, मेरी जिंदगी। फिर वो बिना किसी डर के तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें सबसे बड़ी गू को अपनी जवानी दान करता हूँ। गू बोलती है, जैसा तुम चाहो, और वो रेंजो के शरीर में चली जाती है। रेंजो अपने हाथ की मुट्ठी बांधता है और कहता है, मुझे पावर का एहसास हो रहा है, मेरी रगों में ताकत बह रही है। ये स्ट्रेंथ गू की थी। ताकत मिलने के बाद रेंजो क्यूरियस हो गया। उसने बहुत सारे डिस्पेयर को हराया और खाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि सिर्फ ताकत से हर चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसे दिमाग चलाना, रेस्ट करना और अपनी लाइफ को वेस्ट न करना भी सीखना था, क्योंकि अकेला इंसान पूरी पैक ऑफ डिस्पेयर का सामना नहीं कर सकता था। काफी सोचने के बाद रेंजो ने अपनी मिडिल एज सबसे खूबसूरत गू को ऑफर कर दी। गू ने कहा, जैसा तुम चाहो, और इस तरह दूसरी गू ने उसे विजडम यानी कि दिमाग दी। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं रहती। अपनी जवानी और मिडिल एज बेचने के बाद रेंजो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो खांसते हुए सोचता है, इस बार इन डिस्पेयर जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत होने वाली है। पर कोई बात नहीं, अगर ये मेरे ट्रैप में आते हैं तो मैं इनका काम एक ही बार में तमाम कर दूंगा। रेंजू चलते चलते जमीन पर गिर जाता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, वो जोर जोर से खांसने लगता है। तभी स्ट्रेंथ और विजडम गू उससे बोलती है, देखो इंसान, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास देने को कुछ बचा ही नहीं है। रेंजू गिड़गिड़ा कर कहता है, रुको, इस मुसीबत से निकलने के बाद जहाँ जाना है चले जाना, अगर तुम अभी छोड़ोगे तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। पर गू उसकी एक नहीं सुनता और उसको छोड़कर वहां से उड़ जाती है। रेंजू चिल्ला उठता, नो। रेंजू अकेला जमीन पर पड़ा रहता है। तभी आसपास के सारे डिस्पेयर वाले मॉन्स्टर बीस्ट आने लगते हैं और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। रेंजू जमीन पर पड़ा सोचता है, मेरा लाइफ ऐसे खत्म होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, बट मैं अभी भी मरना नहीं चाहता। तभी वो देखता है कि सबसे छोटी गू, वहीं एक ग्लोइंग डॉट वाली गू अभी भी वहाँ है। वो उससे बोलता है, सबसे छोटी गू, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, मैं तो मरने वाला हूँ, तुम भाग जाओ। वो छोटी गू बोलती है, ए इंसान, मुझे खाना दो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हूँ। रेंजू हंसता है, हाँ हाँ श्योर, पर अब मेरे पास बचा ही क्या है। स्ट्रेंथ और विजडम को मुझे छोड़ चुके हैं और मेरे पास जीने के लिए बस कुछ साल हैं। अगर वो भी तुम्हें दे दिया तो मैं अभी मर जाऊंगा। गू बोलती है, मेरी डिमांड बाकी दोनों जितनी बड़ी नहीं है, इंसान तुम बस मुझे अपना हार्ट दे दो। भाई देख रहे हो, कुछ नहीं बोल के हार्ट मांग रही है भाई। उतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। रेंजू अपना हाथ दिल पर रखता है, मेरा दिल,
ठीक है, मैं वो भी तुम्हें दे देता हूँ, पर छोटी गू बदले में तुम मुझे क्या दोगी? इस होपलेस सिचुएशन में अगर स्ट्रेंथ और विजडम गू वापस भी आ जाए तब भी कुछ नहीं बदल सकता। और यहीं पर रिवील होता है कि ये छोटी गू एक्चुअली होप गू है, जो इंसान को सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद देती है। जैसे ही रेंजू अपना दिल ऑफर करता है, होप गू से एक बहुत ही तेज और ब्राइट लाइट निकलती है। ये देखकर वो सारे डेस्पेयर मॉन्स्टर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे नहीं, ये तो होप गू है, यहाँ से भागो। और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। उस दिन के बाद से रेंजू को ये बात समझ आ गई थी कि जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो तो बस अपने दिल को होपगू के हवाले कर दो। अब वापस हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जब फेंग युआन फूलों के बीच चल रहा है। वो अपने कदम गिनता है, 18, 19, 20। वो थक कर हाँफने लगता है और मन में सोचता है, हुफ, शायद यही मेरी लिमिट है। पीछे खड़े एल्डर ये सीन देखकर आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ ज्यादा होप कोई इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। दूसरा एल्डर कहता है, हाँ, ये बिल्कुल भी किसी फर्स्ट टैलेंट की निशानी नहीं लग रही है। फेंग युआन आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन करता है, फर्स्ट क्लास टैलेंट होने के लिए कम से कम 40 से 50 स्टेप चलने होते हैं, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ 23 स्टेप्स ही चल पाया हूँ। वो पूरी ताकत लगाकर आगे एक एक कदम बढ़ाता है। 25, 26। जैसे ही वो 27 स्टेप रखता है, एक ग्लोइंग होप गू उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। फेंग युआन की आंखें खुल जाती है और वो एक्साइटेड हो जाता है, मेरा अवेकनिंग सक्सेस हो गया। वो मन ही मन बोलता है, अब मेरे पास वापस से इमॉर्टल बनने की उम्मीद है। अब यहाँ हमें अवेकनिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है। अवेकनिंग एक बहुत ही मिस्टीरियस प्रोसेस है। ये इंसान की बॉडी के अंदर होता है, पर ऑर्गन से अलग एक अलग स्पेस होता है। कुछ लोग इसे पर्पर स्पेस कहते हैं तो कुछ लोग इंडाइजेनस पूल, पर ज़्यादातर लोग इसे प्राइमल सी कहते हैं। होप गू बॉडी के अंदर बस्ट होकर एक ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जो इस स्पेस को कोलैप्स होने से बचाती है। और इस स्पेस के अंदर बनता है ग्रीन कलर का प्राइमल सी, जिसका हर एक ड्रॉप एक गू मास्टर का पोटेंशियल, वाइटैलिटी और सोल होता है। फेंग युआन सोचता है, इस प्राइमल एसेंस से गू मास्टर अपने गू वॉर्म्स को फीड करते हैं। मतलब आज से मैं ऑफिशियली वापस से गू मास्टर बनने के रास्ते पर आ गया हूँ। लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। वो थक कर बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं इससे आगे एक और स्टेप नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह। एल्डर पूछते हैं, क्या तुम एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? फेंग युआन बस हल्का सा स्माइल करता है और पीछे मुड़ जाता है। सारे एल्डर और क्लैन हेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या फेंग युआन सिर्फ 27 स्टेप्स ही चल पाया? भीड़ में हंगामा मच जाता है। सब आपस में चिल्लाने लगते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक सी ग्रेड मतलब थर्ड क्लास का टैलेंट है? ये नामुमकिन है, वो बचपन से ही जीनियस था, तो सी ग्रेड टैलेंट कैसे मिल सकता है? क्या वो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? उसका छोटा भाई फेंग जैंग शॉक्ड होकर मन में बोलता है, ओ गॉड भैया। मेन क्लैन लीडर बहुत गुस्से और दुख में वहां से जाने लगते हैं। लानत है, ये सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट निकला। बाकी एल्डर भी अफसोस करने लगते हैं। एक एल्डर बोलता है, क्या रिजल्ट गलत हो सकता है? उसने चाइल्डहुड में जीनियस होने के सारे टैलेंट थे। दूसरा एल्डर बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अवेकनिंग टेस्ट कभी गलत नहीं होता और हम सब सामने खड़े थे, चीटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा एल्डर एक्सप्लेन करता है, अच्छे प्राइवेसी वाले बच्चे में दिमाग, मेमोरी और स्ट्रेंथ बचपन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ए ग्रेड ही निकलेगा। टैलेंट का असली पता तो सिर्फ टेस्ट रिजल्ट से ही पता चलता है। क्लैन हेड दुखी मन से कहते हैं, जितनी ज़्यादा उम्मीद रखो उतना ही ज़्यादा दुख मिलता है। हमारा गुयू क्लैन अब पहले जैसा नहीं रहा। बाकी बच्चे और लोग फेंग युआन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये, एक नंबर का कचरा, मिस ट्रेस निकला। हाँ हाँ, देखो सी ग्रेड जीनियस को, मैं तो स्पीचलेस हूँ। फेंग युआन की पास्ट लाइफ हमें दिखाया जाता है। पहली जिंदगी में जब फेंग युआन को पता चला था कि वो सी ग्रेड है, तो वो टूट गया था। वो रो रो कर सोचता था, ऐसा क्यों? ये सच नहीं हो सकता। मैं सी ग्रेड टैलेंट कैसे हो सकता हूँ? जरूर कोई गलती हुई है। मुझे तो सबसे आगे होना चाहिए था। मेरा टैलेंट तो सबसे आगे होना चाहिए था। पास्ट में सबने उसकी ऐसी ही बेइज्जती की थी। कितना बेकार है, जीनियस के नाम पे धब्बा बन के रह गया है। ये बस एक कचरा है। पहले जिंदगी में फेंग युआन अपने छोटे भाई से माफी मांगकर रोता था, सॉरी छोटे भाई, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब प्रेजेंट लाइफ में 500 साल जीने के बाद हमारा फेंग युआन कम्प्लीटली इमोशनलेस और काम हो गया है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो अपने डर या बेइज्जती पर रोने के बजाय अपने छोटे भाई फेंग जैंग की तरफ देखता है और एक कोल्ड टोन में पूछता है, क्या तुम इन सब से नफरत करते हो? स्क्रीन पर फेंग युआन की पास्ट लाइफ की स्पिरिट चिल्ला रही होती है, मुझे भगवान से नफरत
नफ़रत है जो उन्होंने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की। मुझे अपने क्लैन से नफ़रत है जो इतने बेरहम हैं। लेकिन प्रेज़ेंट फेंग युआन बिल्कुल काम खड़ा होता है। वो बोलता है आज के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा छोटा भाई या मेरे क्लैन मुझे कैसे देखते हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आखिरकार ये सब बस आने जाने वाले इनसिग्निफिकेंट लोग हैं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तब होती है जब वो अपने ड्रीम को चेज़ करता है। बाकी क्लैन और रिश्तेदार मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। पास सेल बोलता है एक इंसान होने के नाते तुम्हें लोगों को एहसान याद रखना चाहिए। तुम डेमोनिक बात पकड़ रहे हो और ये गलत है। फेंग जुआन हंसता है, हाँ हाँ, मैं तो बस इस समय के रिवर ऑफ टाइम के तैरने वाले एक छोटा सा मछली की तरह हूँ। और फिर एक इविल बैड लोग के साथ बोलता है, लेकिन मैं वो मछली हूँ जो फ्लो ऑफ टाइम के खिलाफ तैरेगा। फेंग जुआन के इस माइंडसेट और कन्विक्शन को देखकर उसकी पास लाइफ की इमेज चुप हो जाती है और रोशनी बनकर गायब होने लगती है। पास इमेज के गायब होते ही फेंग जुआन मन में सोचता है शायद यही हमारे बीच का फर्क था। अलविदा मेरी पिछले लाइफ के जुआन। यहाँ फेंग जुआन अपनी पुरानी कमजोरी और गिल्ट को हमेशा के लिए छोड़ देता है। एल्डर एक गहरी सांस लेते हैं और अगले कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते हैं। अगला गु यू फेंगजेंग। फेंगजेंग शॉक्ड होकर सुनता नहीं है तो लोग चिल्लाते हैं गु यू फेंगजेंग। फेंगजेंग घबरा कर कहता है हाँ मैं यहाँ हूँ। एल्डर बोलते हैं तो आगे आओ ना। फेंगजेंग इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि आगे बढ़ते वक्त उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर पड़ता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फेंगजेंग के गिरते ही पूरा हॉल हंसने लगता है। पीछे खड़े एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये फेंग ब्रदर तो सच में एक जोक है। सबकी हंसी सुनकर फेंगजेंग शर्म से पानी पानी होने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो गया है। तभी फेंग जुआन आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाता है। फेंगजेंग पानी से बाहर आते ही खांसने लगता है। पीछे लोग अभी भी ताना मार रहे होते हैं, देखो दोनों फेंग ब्रदर बहुत बेकार है। फेंगजेंग शर्मिंदा होकर अपने भाई से माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी। पर फेंग जुआन बिल्कुल काम और अनबॉदर्ड रहता है। वो बल हल्का सा बोलता है आगे बढ़ो। फेंग जुआन अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मिस्टीरियस और डार्क स्माइल आती है। वो मन ही मन सोचता है आगे आने वाले रास्ते बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फेंगजेंग पानी के अंदर खड़ा होकर पीछे देखता है जहाँ सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचता है ये क्या हो रहा है। बड़े भाई सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट है फिर भी वो इतने काम और शांत कैसे रह सकते हैं। वो आगे बढ़ते हुए डर के मारे सोचने लगता है अगर मैं उनकी जगह होता तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करता। जब बड़े भाई जैसे जीनियस को सिर्फ सी ग्रेड यानी कि थर्ड ग्रेड मिला है तो फिर मेरा क्या होगा। यहाँ फेंगजेंग को बचपन में सुने सभी ताने याद आने लगते हैं। लोग कहते थे फेंग फैमिली का फ्यूचर तो इस जीनियस फेंग युआन की वजह से ब्राइट है। ये दोनों जुड़वा है पर दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। फेंगजेंग अपने भाई से कुछ सीखो। और जब वो कोई गलती करता था तो लोग बोलते थे ये फेंगजेंग इतना बेवकूफ़ क्यों है, घर पर ही बैठा के रखो इसको, सबके सामने बेइज्जती मत कराओ। ट्विन ब्रदर्स होकर भी दोनों में इतना फ़र्क कैसे है। फेंगजेंग अंदर से टूट चुका होता है। वो सोचता है अंकल और आंटी भी सारा प्यार और प्रेफरेंस बड़े भाई को ही देते हैं क्योंकि वो एक जीनियस है और क्लैन की उम्मीद भी। और मैं तो रास्ते में पड़ा वो पत्थर हूँ जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता। फिर उसे एक दिन याद आता है जब लोगों ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा था वो लड़का कौन है। दूसरे ने जवाब दिया अरे वो तो फेंग युआन का छोटा भाई है। फेंगजेंग पानी में पत्थर फेंकते हुए रोते हुए सोचता है फेंग युआन का छोटा भाई, कितना पैथेटिक हूँ मैं, कोई मेरा असली नाम तक नहीं जानता। अभी उसके पास फेंग युआन आता है और पूछता है क्या हुआ फेंगजेंग, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। फेंगजेंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है ना नहीं, जब बड़े भाई मेरे साथ है तो किसी की क्या हिम्मत। फेंग युआन शांति से कहता है तो फिर ठीक है। फेंगजेंग अपने मन को समझाता है हाँ जब तक बड़े भाई है मुझे एक नॉर्मल पर्सन बन के रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जीनियसेस तो बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता तो ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक और इंसिडेंट उसे याद आता है। अंकल फेंग युआन के पास एक नई खूबसूरत मेड सेन सुई को लेकर आते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हारी पुरानी सर्वेंट रिटायर हो गई है, अब से तुम्हारी नई मेड है। मेड मुस्कुराकर बोलती यंग मास्टर से मिलकर खुशी हुई। और अंकल फेंगजेंग की तरफ देखकर ठंडी टोन में बोलते हैं और तुम फेंगजेंग तुम तो वैसे भी अकेले रहते हो, तुम्हें किसी सर्वेंट की जरूरत नहीं है। फेंगजेंग उदास होकर बोलता है ओके। तभी रात में चलते वक्त फेंगजेंग को एक आवाज़ सुनाई देती है, हे ध्यान से सुनो। फेंगजेंग हैरान होकर पीछे देखता है। फेंगजेंग को वो रात याद आती है जब वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर अपने अंकल और आंटी की बातें सुन रहा था। अंकल बोल रहे थे आगे चलकर फेंग जुआन को जरूर ए ग्रेड टैलेंट मिलेगा।
तो तुम्हें उसे बहुत प्यार से ट्रीट करना होगा। आंटी बोलती है, मुझे पता है, आखिरकार वो हमारे क्लैन की उम्मीद बनने वाला है। फिर अंकल एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ये दोनों जुड़वा है, पर इस फैंग ज़ैंग में कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर इसके पास उसके भाई का आधा टैलेंट भी होता तो मैं खुश हो जाता। फिर उनका एक खौफनाक प्लान सामने आता है। ये लड़का वैसे भी बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, क्यों ना हम अवेकनिंग के बाद इसको हमेशा के लिए घर से बाहर कर दें। ये सुनकर छोटा फैंग ज़ैंग अंदर से कांप उठता है। क्या अब मुझे इस भेदभाव की आदत पड़ चुकी है? मैं एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकता? फैंग ज़ैंग के अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है। ये लोग मुझे एक नॉर्मल पर्सन बनाकर क्यों नहीं जीने देते? क्या नॉर्मल होना पाप है? क्या अपने भाई जैसा दिखना मेरी गलती है? वो अपनी मुट्ठी बांधता है और उसके दिमाग में एक डार्क थॉट आता है, नहीं, ये सब उस फैंग जुआन की वजह से है। अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो कोई मेरी कंपैरिजन उससे करता ही नहीं। अगर वो नहीं होता तो मैं एक शांति भरी नॉर्मल लाइफ जी पाता। काश वो कभी पैदा ही ना हुआ होता। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, फैंग ज़ैंग। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सैन कोई खड़ी होती है। फैंग ज़ैंग मन में सोचता है, कोई पूरे क्लैन में अकेली यही है जो मुझे मेरे असली नाम से पुकारती है। कोई मुस्कुराकर पूछती है, कहाँ खो गए हो? ऐसे खड़े हो जैसे रूह ही निकल गई हो। फैंग ज़ैंग बोलता है, नहीं। पर सबसे ज़रूरी बात, फैंग ज़ैंग थोड़ा ब्लश करते हुए पूछता है, हमारी उम्र के सभी लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ इतने अच्छे से बात करती हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? कोई हल्का सा हंसती है, बुद्धू, एक लड़की से ऐसे सीधे ये सब बातें पूछते हैं क्यों? फैंग ज़ैंग नर्वस हो जाता है तो फिर कोई फूलों के बीच घूमते हुए बोलती है, भले ही तुम्हारे बड़े भाई टैलेंटेड है और उन्हें ए ग्रेड टैलेंट मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनलेस है। उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर वो फैंग ज़ैंग की तरफ देखकर एक प्यारी स्माइल देती है, जबकि मुझे तुम जैसा काइंड और जेंटल लड़का ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर फैंग ज़ैंग की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। कोई यहाँ से, कोई असल में अंकल के कहने पर फैंग ज़ैंग को बटर अप कर रही है ताकि वो उसे कंट्रोल में रखे। फैंग ज़ैंग के साथ मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों को किस्मत के खिलौने हैं। फिर फैंग ज़ैंग को रूम का सीन याद आ जाता है जब कोई बोल रही होती, यंग मास्टर, सब लोग इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी में आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि आपकी सेवा कर रही हूँ। पता नहीं कितने लोग मुझसे जलते होंगे। वो आगे बोलती है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांगती यंग मास्टर, अगर मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा कर सकूं तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। ये वही सीन है दोस्तों जब फैंग ज़ैंग दरवाजे पे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और सैड था। पर अब फैंग ज़ैंग जुआन को सी ग्रेड रिजल्ट आ चुका है। वो अंकल आंटी इनको घर से बाहर करने वाले हैं। फैंग ज़ैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगता है। वो ज़मीन पर गिरकर रोते हुए आवाज़ में चिल्लाता है, भगवान, आप मेरे साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मेरे पास कभी कुछ नहीं होगा, फिर भी आपने मुझे झूठी उम्मीद क्यों दी? वो रोता हुआ सोचता है, मैंने तो कभी किसी बड़ी चीज़ की मांग भी नहीं की थी, पर जल्द ही मेरे पास घर नाम की कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे लाइफ में रोशनी की जो एक छोटी सी उम्मीद थी कोई, अब वो भी मुझसे छीन चुकी है। उसका गुस्सा और हेल्पलेस बाहर आता है। मैं ही इतना बेचारा और पावरलेस क्यों हूँ? और ये सब उसकी फैंग जुआन की वजह से है। इस सेरेमनी के बाद मेरे लिए सिर्फ एक गहरी खाई बची है। वो मेरे रास्ते में एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा है जिसने मुझे इतना दबा दिया है कि मैं कभी उठ ही नहीं सकता। वो तरसते हुए बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे प्यार करें। मैं दोबारा वो लड़का नहीं बनना चाहता जो कोने में अकेले बैठा हो, जिसके बारे में लोग कहते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका कोई छोटा भाई भी है। वो रोते हुए अपने मन में लेट पेरेंट को याद करता है, क्यों मम्मी पापा, अगर आप दोनों आज जिंदा होते तो क्या हालात कुछ अलग होते? अपने अंदर के सारे दर्द और गुस्से को एक साथ लाते हुए फैंग जुआन दिल में चिल्लाता है, हेवन, मैं ये सब कुछ बदलना चाहता हूँ। और तभी एक चमत्कार होता है। पूरे टेस्ट स्पेस में हजारों होपगू चमकने लगते हैं। एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है? 43 स्टेप, ये तो एक ए ग्रेड टैलेंट है। पूरी भीड़ में हंगामा मच जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत रहने वाला छोटा भाई एक्चुअली में एक ए ग्रेड जीनियस निकलेगा। अगर दोस्तों आप लोग को याद होगा तो कुछ चैप्टर पहले जब फैंग युआन अपने रूम में था, रात में रोते हुए उसने बोला था, ये तुम हो फैंग ज़ैंग, ए ग्रेड। युआन को पहले ही पता था ये एक ए ग्रेड टैलेंट है। इधर ची फैमिली का एल्डर तुरंत मौका देखकर चिल्लाता है, फैंग ब्लड लाइन हमारे ची ब्लड लाइन से आई है, इसलिए हमारी ची फैमिली फैंग ज़ैंग को अडॉप्ट करेगी। तभी क्लैन हेड गु युबो आगे बढ़ता है और ची एल्डर को डांटता है, हाँ ची लियान, तुम बुढ़े बंदर, तुम सिर्फ बच्चों को भटकाना जानते हो। फिर वो पूरे हॉल में अनाउंसमेंट करता है, बस बहुत हुआ, मैं इस क्लैन का हेड फैंग ज़ैंग को पर्सनली ट्रेन करूंगा। जिसको भी कोई दिक्कत है वो मुझसे
से यानी गु यू बो से आकर बात करे। फेंग जेंग के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मम्मी पापा, सच में एक चमत्कार हो गया। फिर वो मुड़कर अपने बड़े भाई फेंग युआन की तरफ एक इंटेंस लुक के साथ देखता है और मन में बोलता है, बड़े भाई आज से सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। तुम अब वो पहाड़ नहीं रहे जो मेरा रास्ता रोकता था और मैं अब सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। उसका चेहरा पूरा कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव हो जाता है। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो अब ये बात याद रखे। आज से मैं और यहाँ से फिर फेंग जेंग का एक नया कैरेक्टर आर्क शुरू होता है जहाँ वो क्लैन का हीरो बन जाता है, जबकि फेंग युआन बैकग्राउंड में अपना डार्क मास्टरमाइंड प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए ये वाला वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।